देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े दर्शकों का, मेरे साथ जुड़ने वाले पैनलिस्टों का, साथ ही साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर अपने घरों से बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज मेरे साथ लखनऊ से पब्लिक के मंच में कौन कौन से जुड़ेंगे, नाम सुन लीजिए, फोटो भी देखिए। लखनऊ से आदर्श मिश्रा जुड़ेंगे, इंदौर से प्रसन्न कुमार शुक्ला जुड़ेंगे, लखनऊ से शुभम द्विवेदी जुड़ेंगे, शिवपुरी से ब्रजेंद्र धाकड़ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किस विषय को आपने बहस के लिए चुना है। आज आपने बहस के लिए चुना विषय है संविधान दिवस का विरोध कुछ विपक्षी दलों ने क्यों किया। इसे 67% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। 2015 से शुरू हुए आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा को लेकर आज संसद के सेंट्रल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। मंच पे कांग्रेस के नेताओं के लिए जो फ्लोर लीडर्स थे उनके लिए कुर्सियां भी रखी गई, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। संविधान देश की अमानत है, क्या ये बहिष्कार सही है? इस पर विपक्ष का क्या तर्क है, पक्ष का क्या तर्क है? क्या ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ आज दिन भर, उसका अपडेट देख लेते हैं। हम भारत के लोग मौका सेंट्रल हॉल में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर समारोह का, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने समारोह से दूरी बनाई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि बताते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हालांकि विपक्ष ने बताया कि क्यों इस समारोह से उन्होंने दूरी बनाई। देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद की राजनीति पर भी करारा प्रहार किया। योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। लेकिन विपक्ष ने सरकार से फिर सवाल किए। एक आम सहमति बना के देश के कानून बनते हैं। इस सरकार ने उस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला लेने कोई नहीं जानता। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये कार्यक्रम किसी पीएम, राजनीतिक दल या सरकार का नहीं था, बल्कि संविधान के रचयिताओं को नमन करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए है। देश की बहस में चर्चा है कि आधुनिक गीता यानी संविधान समारोह को लेकर सियासत क्यों हुई। और इसी से जुड़ा हमारा देश की बहस में सवाल है, क्या संविधान दिवस समारोह का विरोध करना सही है? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल से वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में देश के बहस के दर्शकों की क्या राय है ये हम आपको बताते हैं। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़े हुई हैं। मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा साहब जुड़े हुए हैं। सापरा साहब, क्या संविधान दिवस का विरोध उचित था आज के दिन? अगर यह कार्यक्रम संसद का था तो आपका क्या तर्क है?
देखिए दीपक जी, ऐसा है कि आज वो बात कर रहे हैं संविधान की जिन्होंने कभी फिक्र नहीं की उसके सम्मान की। ये आज का दिन जो था संविधान दिन, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको पर्व को सबने मनाना चाहिए, लेकिन इस पर्व के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि पक्ष और विपक्ष, यानी सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, ये दोनों की सक्रियता पूरी तरह से रहनी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। हुआ क्या, 2 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी और अनेक विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी की सरकार से कहा था कि ये पर्व मनाने के लिए सभी लोगों की वहाँ पर सक्रियता चाहिए, आप मात्र विपक्ष को दर्शक बना करके वहाँ पर मत रखिए। लेकिन 2 साल के बाद जब आज फिर उस पर्व को मनाने का दिन आया तो मात्र यही हुआ कि एक इनविटेशन भेज दिया गया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि आप आइए और आप दर्शक बन के बैठिए। ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उन्होंने विपक्ष की भूमिका को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पुख्ता करने का उसमें प्रयास किया, ताकि विपक्ष जो है वो सत्ताधारियों पर नज़र रखेगा और लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो निर्णय लेने हैं वो अच्छे और सच्चे निर्णय होंगे। लेकिन जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि आज उन्होंने जो भाषण भी किया है वो खुद को या उनकी पार्टी को सूट होने वाला भाषण किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे एक बड़ा मैसेज देश में जाता हो संविधान के प्रति, या इस संवैधानिक प्रक्रिया को आगे किस तरह से ये देश ले जाएगा। तो दुख की बात यह है कि आज भी इतने अच्छे दिन पर और ये पर्व मनाने के दिन पर भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने राजनीति करने का प्रयास किया, विपक्ष को मात्र दर्शक बना करके रखने का प्रयास किया। इसलिए विपक्ष ने 14 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। शाहज़ाद आलमी जी, अगर ये संविधान दिवस है, पूरे संसद का कार्यक्रम है, तो उतनी ही भागीदारी विपक्ष की होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की। उनका कहना है कि ना तो आपने भागीदारी दी, ना ही आपने सम्मान दिया, ना ही बोलने का कोई स्पेस दिया, ना ही कार्यक्रम के बारे में कोई राय मशवरा की। ऐसे में संविधान दिवस मनाने कैसे चले जाते? ये तो एक सरकारी फंक्शन हो गया। देखिए, मुझे लगता है संविधान दिवस के दिन कम से कम इस तरह की दलगत राजनीति से बचना चाहिए था। और विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आज का दिन कम से कम संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन था, बजाय ये देखने के लिए कि आज के दिन भी आप किसी तरह से किसी प्रकार का आंदोलन करें और एक नकारात्मक रवैया दिखाएं। हमारे भाई ने बहुत सारी बातें भी की और उन्होंने कब बताया कि आज के दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा मैसेज नहीं दिया। मुझे लगता है कि आज के दिन अगर उन्होंने सुना होता हमारे और अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, तो शायद उनका सीना गदगद होता सुनकर सारी बातें, और जो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान हमारा गौर किया है, गौर फरमाया है। तो और वो अगर आप सुन रहे होते तो सच में आपको फक्र होता, और आप, मुझे लगता नहीं है कि आपको हिस्सेदारी किसी चीज की मिलती ऐसे है। पूरा आप उसका भाषण हिस्सा सुना है, है, ध्यान से सुना है। मुझे आप उसका हिस्सा हैं। और नहीं तो मैं आपको सुना देती हूँ। अगर बेटियों की बातें हो रही हैं, अगर देश में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की बातें हो रही हैं, जेंडर इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, और संविधान को जो एक किताब देश में सबको जोड़ती है और उसकी महत्व की बात हो रही है और उसकी अहमियत की बात प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से, ये मानसिकता से, जो दास मानसिकता से हमें कैसे लड़ना चाहिए मिलकर, उससे आप बताइए उसमें आपको क्या दलगत राजनीति नजर आती है? अगर राष्ट्रनीति की बात हो रही है तो उसमें आपको राजनीति क्यों नजर आती है? क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा एक संकीर्ण रवैया है और इतनी नफरत है कि आपने संविधान का दिन भी समर्पित कर दिया एक बहुत ही खुदगर्ज किस्म की राजनीति के लिए, और वो दिन आपने बहिष्कार किया, बजाय ये कि आप ये दिन मनाते देश के लिए, संविधान के लिए, और प्रधानमंत्री क्या किसी भी पार्टी के होते, आप मिलकर इस पूरे जो जश्न हमारा देश का है, आप उसमें उसका हिस्सा बनते। लेकिन आपने नहीं, ऐसा नहीं किया। आज के दिन भी आपने नकारात्मक राजनीति की और बताया कि आप किसी भी तरह से, आपने जो बात कही है उसका जवाब चरण सिंह सापरा से क्विकली ले लेते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है,
उनका कहना है कि हम तो राष्ट्र नीति की बात कर रहे थे, इसमें राजनीति की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। क्या एग्री करती हैं शाजिया के तर्क से आप? नहीं, क्या राष्ट्र नीति भारतवर्ष की या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि आप संविधान के प्रावधान जो हैं उसको तार तार करके और किसानों के जो 3 काले बिल आप पार्लियामेंट में लाए थे बिना चर्चा के, उस तरह से क्या संविधान हमारा इजाजत देता है? अभी इन्होंने लड़कियों की बच्चियों की बात की, तो ये बता दें कि हाथरस में और उन्नाव में जब हम बच्चियों का बलात्कार हुआ तो सारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं को संरक्षण देने में क्यों खड़ी थी? किसानों की हत्या जब लखीमपुर खीरी में हुई, किस तरह से कार के नीचे गृह राज्य मंत्री जो है उनके बेटे ने रोन दिया, तो सारी बीजेपी जो है उसको संरक्षण देने में रुकी थी। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? संविधान को आपने हर जगह पर तार तार किया है। क्या प्रधानमंत्री ये बोल सकते थे कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से वो महंगाई को कम करेंगे? इस पर प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं भाषण किया? प्रधानमंत्री ने इस पर भाषण क्यों नहीं किया कि देश के अंदर रोजगार कैसे बढ़ेगा, जो बेरोजगारी की दर है वो कैसे कम होगी? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मना किया था नरेंद्र मोदी जी को इन विषयों पर बात करने के लिए? तो जो विषय, जो महत्व के विषय हैं, जो मुद्दे जरूरी हैं, उन मुद्दों पर चर्चा न करके मात्र वो मुद्दे, आप बताइए, किसी भी संविधान दिवस में आपने कहा, आपने कभी कहा संविधान दिवस में कांग्रेस पार्टी ने एक गौरवपूर्ण भ्रष्टाचार नहीं करेगी? राजनीति करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आपने तार तार किया हमेशा। 78 ऑर्डिनेंस आप लेकर के आए हो पिछले 7 वर्षों के अंदर, ये भी एक आपका रिकॉर्ड है। तो आपने जो संविधानिक प्रक्रिया है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो प्रोसीजर लिखा गया है, उस प्रोसीजर को हमेशा बाईपास किया है। उस प्रोसीजर को हमेशा तोड़ मरोड़ कर आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं। तो किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को तो आपने फॉलो नहीं किया है। अब उसी संविधान का सम्मान करने की बात करते हैं। आप तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। संविधान में आपका विश्वास कहाँ है? संविधान को तो आप बदलना भी चाहते हैं। संविधान में तो संशोधन ये आरएसएस की मांग रही है। ये बताइए कि आरएसएस की मांग नहीं रही क्या संविधान में संशोधन करने की? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। आपने हर समय पर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने संविधान का अपमान किया है, और आज घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा करके सिंपैथी लेना चाहती है। क्या आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे संविधान सभा के भाषण में? बताइए शाजिया, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, चाहे वो 1975 में इनके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे हो बरुआ जी, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा हो, या फिर हमें याद है अभी हाल में चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या बाबा रामदेव का हो, जिसमें हम सब लोगों को पीट पीट कर उन्होंने अन्ना हजारे जैसे एक 80 साल के बुजुर्ग को तक जेल में फेंका, या फिर असीम त्रिवेदी जैसे लोग हो जिन्होंने कार्टून बनाया तो उनको सेडिशन देशद्रोह के मामले में जेल में फेंका, या फिर निर्भया आंदोलन हुआ जब लोग सड़कों पे आए तो क्या कुछ आप लोग ने किया, और आपने इमरजेंसी आप लोग लेकर आए हैं, तो आप लोग किस किन चीजों के लिए तो जाने जाते हैं वो हम सब जानते हैं। निर्भया आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने का क्या शासनकाल रहा है वो सब जानते हैं। आपके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर का संरक्षण तब तक किया जब तक कोर्ट ने उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। आप लोग बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं। आप लोगों ने दोनों ने ओपनिंग आर्गुमेंट रख दिए हैं। जनता पार्टी खड़ी रहती है। सापरा जी, आपने और शाजिया दोनों ने ओपनिंग आर्गुमेंट्स रख दिए हैं। सीधे आशुतोष के पास चलता हूं, फिर विवेक जी के पास। मृत्युंजय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अवनीश अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या संविधान दिवस का विरोध उचित है? नहीं, मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आदमी अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है तो ये उसको कौन रोक सकता है? ये तो भारत का संविधान ही उसको इस बात की इजाजत देता है कि आप गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो अगर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और क्यों हर बात में इस बात को कहा जाना चाहिए कि आप संविधान दिवस पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अगर इस बात की बात करें कि दरअसल संविधान की बात आज वो लोग कर रहे हैं जिनको संविधान पर यकीन ही नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो जब देश का संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर को क्या क्या बातें नहीं कही गई थी, और इसी संविधान के बारे में यह भी कहा गया था कि इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये तो सारा का सारा जो है इसकी तो आत्मा पश्चिम से आई हुई है। और यहां तक कहा गया था भारतीय तिरंगे को लेकर, ये कहा गया था इसमें तो तीन तिरंगे हैं,
और जाहिर सी बात है ये अपशकुन है और भारत कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज अगर, और यही कारण था कि जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को कहा कि आपको भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी और हिंदुस्तान के तिरंगे को सलाम करना पड़ेगा। तो अब आज की तारीख में सबको मालूम है कि आप हिंदुस्तान के संविधान की अवमानना स्पष्ट तौर पर करके आप इस देश में शासन नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है किसी संविधान में को पूरी तरीके से बदलने के लिए कितने प्रयास हुए हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बाकायदा कमीशन बना हुआ था। तो ये कहना कि आप संविधान दिवस के ऊपर आप विरोध दर्ज नहीं कराइए, मुझे लगता है इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक बात कुछ नहीं हो सकती है। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या वाकई आरएसएस का संविधान पर कोई भरोसा नहीं है जो आरोप आशुतोष लगा रहे हैं? आशुतोष जी तो आरोप लगाते ही रहते हैं। आशुतोष जी को तो ये भी ठीक लगता है कि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन रेल भवन के सामने जाकर के पटरियों पे सो जाओ रात को, वो भी उनको संवैधानिक लगता है। गणतंत्र दिवस के दिन ये सारा उनको करना होता है। उनको वो भी अच्छा लगता है कि गणतंत्र दिवस के दिन 300 पुलिस कर्मियों को मारो, एक पुलिस जो ट्रैक्टर से अपने उलट जाए उसको कहो कि पुलिस की गोली से मारा गया, ये भी सच लगता है। ये सब कुछ लगता है कि कहना अभिव्यक्ति की आजादी है। महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी, बात 26 जनवरी 26 नवंबर, इससे पहले तो शायद किसी को मालूम भी नहीं था। 2015 से पहले मालूम नहीं था कि संविधान इस दिन अडॉप्ट किया गया था। जनता को मालूम नहीं था, पॉलिटिकल साइंस के या बाकी लोगों को जिन्होंने इस बारे में अध्ययन किया होगा उनको मालूम था। लेकिन जनता में ये बात पूरी जनता, जो गणतंत्र हमारा है, उस गणतंत्र का हर व्यक्ति को यह मालूम हो कि इस दिन ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को स्वीकार किया गया। उसमें होने वाली बहसों को पढ़िए आप, उस बहसों में मालूम चलेगा कि कितनी असहमतियां थी। धारा 370 के बारे में पता नहीं आशुतोष जी नहीं बोलेंगे क्या कहा था अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकी लोगों के बारे में क्या क्या कहा है, अगर मैं पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज परिवारवाद की बात जो की है, एक परिवार के 3 पीढ़ी के लोग, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत रत्न मिल गया, और जिनको आज बाबा साहब या आशुतोष जी कर रहे हैं ना, जो नाम भी नहीं कभी लिया करते थे, उनको भारत रत्न तो क्या किसी भी तरीके का सम्मान नहीं दिया गया। उनको मंत्रिमंडल में भी गांधी जी के कहने पर लिया गया था। ये है हकीकत। अगर मैं गांधी जी और अगर नेहरू जी और के विचार बाबा साहब के बारे में जो सबको मालूम है, बाकी लोगों को अगर वो पत्र व्यवहार बाकी दिखा दूंगा जो सार्वजनिक है, तो शायद आशुतोष जी को अपनी बात वापस लेने चलेगा। और श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो तो सामने उतर के आई थे जब मुंबई से इलेक्शन लड़े, बॉम्बे से जब अंबेडकर साहब इलेक्शन लड़े तो श्रीपाद डांगे ने कहा था चाहे कुछ हो जाए मैं इसको अंबेडकर साहब को नहीं जीतने दूंगा। और ये मैं मानता हूं कि अंबेडकर साहब भी कम्युनिज्म के उतने ही विरोधी थे, कम्युनिस्टों के उतने ही विरोधी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्ध एक निबंध लिखा है बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्टों को बटर मक्खन और डबल रोटी खाना और शाम को कुछ पीना और फिल्म देखना, इसके अलावा कोई काम नहीं उनका, मजदूरों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि अंबेडकर साहब ने भी कम्युनिस्टों के बारे में यही लिखा है, जिसमें एसएफआई वगैरह के जिस काम किया होगा, आशुतोष ने जब काम किया तो उनको मालूम होगा कि अंबेडकर साहब यही बोलते थे उनके बारे में। तो ये विरोध कोई नया नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर सब लोग बैठते, पक्ष भी बैठता, विपक्ष भी बैठता है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं सब लोग। ये कहें कि फला व्यक्ति शपथ दिलाएगा, फला व्यक्ति का पार्टी है, राष्ट्रपति तो मैं शपथ नहीं लूंगा संविधान की, तो बात नहीं हुई ना। बात संविधान की है, बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी के कार्यक्रम की नहीं है। और बाकायदा वहां पे कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया था मंच पर, जहां तक मेरी सूचना है कांग्रेसी विपक्ष के नेताओं की बैठने की जगह भी सुनिश्चित की गई थी। वास्तविकता ये है। लेकिन जिसको विरोध करना है, और सब पूरी देश की जनता देख रही है, ठीक है कि अगर कोई अच्छी बात भी कही जाए तो उसका भी विरोध करना है। बहुत वक्त बचा हुआ है अवनीश जी, मैं पहले विवेक के पास चलूंगा, फिर मृत्युंजय तिवारी जी के पास। विवेक जी मुझे बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के क्या ये विचार थे कम्युनिस्टों के बारे में? जी, सुनकर अच्छा लगा आपको? नहीं, देखिए आज जो बहस का मुद्दा है मैं उसको डाइवर्ट नहीं करूंगा। ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मुद्दा यह है कि आज जो विपक्ष है वो क्यों नहीं गया और क्यों नहीं उसने पार्टिसिपेट किया। ये इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, आरएसएस के एजेंडा को जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। कोई भी बिल जो ये सरकार लाई है उसमें विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है।
चाहे वो 370 का हटाना हो, चाहे वो फार्मर्स का बिल हो जो काले कानून लाए हैं बुलडोज किया गया, चाहे वो 4 लेबर कानून कोड जो ये लाए हैं उसकी बात हम करें, एक भी, या चाइना का इंट्रूजन हो इंडिया में। ऑपोजिशन पार्टीज को पाकिस्तानी कहा जाता है, चाइनीज टूज कहा जाता है, हमें एंटी नेशनल कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम तो इस देश के हैं ही नहीं साहब। और अगर इस देश के अंदर किसी का कॉपीराइट है राष्ट्रवाद पे और देश प्रेम पे तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक नई चीज है जो 2014 से शुरू हुई है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं, सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं सुनिए आप सर, ये तो रोड डिबेट्स में होता है, दुनिया देखती है, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं हमें मालूम है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना करके आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करके उसको लागू करना चाहते हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? सीएए की जब बात हुई थी तो हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था। आपके सारे बिल बेसिक एथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। अरे ऑर्डिनेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है भाई। इंटरप्ट नहीं करते, आप मुझे बोलने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ये जो बिल सीए आया था तो हमने कहा था, हमने सर बुलडोज करके लाया हुआ बिल, और अगर इससे है तो माफी ना मांगे प्रधानमंत्री, शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, एक तानाशाह के रूप में प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आकर के बोलते हैं मैं बिल वापस ले रहा हूं, और कैबिनेट के लोगों को नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट में बात किए आते हैं, कहते हैं नोटबंदी हो गई, और कैबिनेट को नहीं मालूम है। तो आप विपक्ष की तो छोड़िए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हो रहा है या 1 मैन या 2 मैन शो चल रहा है? ये सीटें लगवा करके अगर आप कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कहते हैं कि आइए साहब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने निरर्थक है। आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे सारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन और किसान नेता, और कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे यहां मनाओ। वहां है अगली संविधान। जब किसानों ने कहा था असली पार्लियामेंट सिंघू बॉर्डर पे लगाएंगे, तो वहां है संविधान। संविधान में सबका विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विश्वास मनुस्मृति में है, हिंदू राष्ट्र में है, जिसमें मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए। एक काल्पनिक 5000 साल पुरानी संस्कृति को आप थोपना चाहते हैं जो अवैज्ञानिक है। इसके खिलाफ हमारा दिशा रवि जैसे बच्चों को आप अरेस्ट करते हैं, जेएनयू के छात्रों पे केस डालते हैं, जामिया के बच्चों पे आप केस डालते हैं, दिल्ली रॉयट की चार्जशीट आपकी बायस्ड होती है। कहां है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? एक अघोषित आपातकाल है जिसके अंदर बोलने की आजादी एक लिमिट के आगे नहीं है। सीबीआई का मिसयूज, मैं इसका जवाब लूंगा। आज आपने पूरी भड़ास निकाल दी है विवेक जी, मुझे अच्छा लग रहा है, आज आपने पूरी भड़ास निकाल दी है। मैं आऊंगा, इसका जवाब शाजिया से लूंगा। अवनीश जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आदर्श मिश्रा लखनऊ से मेरे एक दर्शक। आदर्श, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है बहिष्कार उचित था या अनुचित? दीपक जी राम राम। पहले तो बाकी कहना ये चाहूंगा, बहिष्कार का मतलब क्या है कि देखिए बेसिक कोऑपरेशन होना चाहिए। एक वो होता है, बेसिक पैनल होता है कि इनविटेशन आया है आपको किसी अच्छी चीज के लिए तो आप जाइए। और संविधान दिवस था, मोदी जी ने 2015 में इसको दुनिया को बताया कि हाँ 26 नवंबर को इस दिन इम्प्लीमेंट ऐसे हुआ था। तो ये सब चीजें एक बताई गई दुनिया को कि हाँ हमारे यहाँ भी एक संविधान को इस दिन मान्यता मिली है, ये मिली, वो जो भी चीजें हुई, तो इन सबको अगर किया गया अच्छे से, वहां संविधान की शपथ ली गई है, वहां इवन अगर इतनी इज्जत दी जा रही है कि कांग्रेस के लोगों के लिए स्पेसिफिक जगह दी गई है, सब कुछ किया, तो एक जाना चाहिए, ऐसे बहिष्कार तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बहिष्कार की बात है तो बहिष्कार कर भी वो रहे जिनको संविधान पे खुद ही आस्था नहीं है, जिन्होंने आपका ये वो इमरजेंसी लगा के कई ऐसी चीजें करी थी जो कि असंवैधानिक थी। तो अगर ये बोले जाए कि ठीक है आदर्श, मैं आप ही की बात को मृत्युंजय तिवारी जी के पास ले जाता हूं, क्योंकि आपने ठीक उसी तर्ज पे बात बोली है जो अवनीश जी और शाजिया कह रहे हैं और जो एक वर्ग कह रहा है सत्ता पक्ष का। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका एक तो सबसे पहले क्या बहिष्कार का फैसला उचित था, बताइए। देखिए दीपक जी, ये बहिष्कार का फैसला बिल्कुल ही उचित था। जिन लोगों ने संविधान की धज्जी उड़ा दी है, जिन लोगों ने संविधान और लोकतंत्र को तार तार किया है, वो संविधान दिवस के दिन आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और राजनीतिक भाषण उसमें कर रहे हैं। जिस सरकार में विपक्ष का सम्मान नहीं हो, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, वहां पर जाकर के आपके पास संविधान दिवस जाकर के सारा विपक्ष मनाएगा, तो सब लोग, जो लोग संविधान को खुद ही तार तार कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रखकर सब काम कर रहे हैं, उसके साथ फिर क्या संविधान दिवस मनाना?
इसलिए दीपक जी, आज भी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसको ही देखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, जिस परिवारवाद की बात ये कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता के आशीर्वाद से जिसे जनता चुनती है वो सत्ता में आती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले अपने गिरेबान में झांकते, सामने आईना रख लेते तो पता चल जाता राजनाथ सिंह जी के बेटे वरुण गांधी, मेनका गांधी, वसुंधरा राजे, कल्याण सिंह जी के लंबी फहरिस्त है। तो वहां परिवारवाद उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन आप चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं तकरीर पर बात करूंगा। क्या प्रधानमंत्री की स्पीच संविधान दिवस के दिन के लिए थी या एक पॉलिटिकल तकरीर थी, जो पॉइंट विपक्षी दल उठा रहे हैं? लेकिन शाजिया, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप कि आप संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को विवेक जी के तर्ज पर बुलडोज करके अपना शासन चला रहे हैं और मृत्युंजय जी के हिसाब से तार तार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके इन आरोपों पर? देखिए, मुझे लगता है कि कहने को इंसान कुछ भी कह सकता है और प्रोपेगेंडा के तौर पर ये भी उनका एक ख्याल अच्छा है। लेकिन किस तरह से मुसलमान सेकंड रेट सिटीजन बन रहे हैं आज तक कोई बता नहीं पाया। आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए कि किस तरह से CAA, जिसके खिलाफ ये लोग बहुत बात कर रहे थे, बाकायदा शाहीन बाग में बुजुर्ग नानियां और दादियां को लेकर आए, वाकई में उसका मुसलमान, भारत के मुसलमानों से क्या ताल्लुक था, आज तक कोई बता नहीं पाया। आज तक बता भी नहीं पाए। NRC की मुखालफत कर रहे थे बड़े लोग आकर, लेकिन NRC का ड्राफ्ट क्या है ये तक बेचारे बता नहीं पाए, क्योंकि ड्राफ्ट था भी नहीं। तो इतना ज्यादा, मतलब मैं बता तो रही हूँ आपको ना कि काल्पनिक तौर पर इतने ज्यादा इन लोगों को मजबूरन तौर पर कल्पना का साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि तथ्य के तौर पर और तर्क के तौर पर कुछ है नहीं। तो इनको कल्पना का साथ आ रहा है। बोलने दीजिए भाई साहब, नहीं ये ना कीजिए, एक एक करके नहीं आप चुप हो जाइए भाई साहब। नहीं, कोई कल्पना नहीं है। जब जेल में बच्चे डाले जाते हैं तो सुन लीजिए ना प्लीज, विवेक जी सुन लीजिए। अच्छी बात चल रही है, बढ़िया बात चल रही है, सब अपने टर्न पर बोल रहे हैं। शाजिया को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। शाजिया बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप ही की बात। तो आज तक बता नहीं पाए बेचारे भाई साहब ये, और सब लोग जो थे सब इकट्ठा जो कर रहे थे कि कैसे भारतीय मुसलमान जो हैं सेकंड हैंड सिटीजन्स बन रहे हैं, क्या अत्याचार हो रहा है। बल्कि ये आज जवाब दें कि इतना टाइम क्यों लगा। 70% जो मुसलमान बच्चियां थी, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बातें होती हैं कि उनको सेकंड रेट सिटीजन बताया जा रहा है, तो 70% जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी कि स्कूल जाने वाली बच्चियां प्राइमरी लेवल, प्राथमिक लेवल और सेकेंडरी लेवल पे, मैं आपको बता दूं मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 7 सालों में वो 70% से घटकर वो आंकड़ा हो गया है 30%, यानी कि 40% मुस्लिम बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। ये होता है एक किसी भी कम्युनिटी का या देश के में जो ऑप्रेस कम्युनिटीज़ हैं उनका उत्थान। तो जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया ना, उनका वाकई में अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो इस कार्यकाल में हुआ है, ये होता है काम भाई साहब। ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूं, उनको जाना भी है। एक आखिरी सवाल चरण सिंह सापरा से। सापरा साहब, और एक और बात, नहीं एक और बात मुझे करनी है, CAA के आप और झूठ पर झूठ और प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होने वाला है। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा संकट शक्ति पैदा हुई है। आप आज यहाँ टीवी पे बोल दीजिए कि हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है, हमें उससे लड़ने की जरूरत है। आप बोल दीजिए नाथूराम गोडसे भी गलत थे। उसमें आप दोनों चीजें बोलिए आज आप टेलीविजन के ऊपर। आपको तकरीरें ही करनी है, पुरानी रिकॉर्डिंग मत बजाइए ना विवेक भाई, आज पुरानी रिकॉर्डिंग मत बजाइए। चरण सिंह सापरा साहब, मेरा सीधा सवाल है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान कहा हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और कुछ लोगों के लिए परिवार फर्स्ट। इस भाषण को आप किस नजरिए से देखते हैं आज के दिन के हिसाब से? देखिए, जिस दिन संविधान गौरव दिन है उस दिन अगर प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण करते हैं तो वो राजनीतिक अवसरवाद कहा जाएगा। उन्होंने ये अवसर देखा कि इस अवसर पर जब 5 राज्यों के चुनाव है तो मैं इस तरह की बात करूं जहां पर वो कांग्रेस को कहीं थोड़ा सा गलत दिखा सके। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि आज के शुभ दिन के अवसर पर
ठीक है, उन्होंने जो बात की वो उनका अधिकार था, उन्होंने की वो बात, उन्होंने अपना राजनीतिक अवसरवाद दिखाया। लेकिन जो देश की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो किसानों की समस्या है, आज भी किसान सड़कों पर बैठा हुआ वो एमएसपी को अपना दर्जा दिलाने की बात कर रहा है। ये तमाम सारे जो देश के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए देश से बड़ा दल है, क्योंकि उन्होंने वो बातें की है जो उनके दल को फायदा दे, वो बातें नहीं की जो देश की बातें थी। देश की बातों को प्राथमिकता न दे करके बैक सीट पर रख करके मुझे लगता है उन्होंने संविधान दिवस का सम्मान नहीं किया, अपमान किया है। ठीक है शादिया, सीधे आपसे मेरा सवाल है, क्या उन्होंने देश के लिए बात की या दल के लिए बात की? क्योंकि उनका स्पीच पॉलिटिकल है, ये आरोप चरण सिंह सापरा लगा रहे हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसका, नेशन फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, लोकतंत्र टूटता है क्योंकि अगर पारिवारिक पार्टियां बनेंगी तो। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जहां आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कौन कहां से मुख्यमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री जो है, आप देखिए, आप देखिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो या अध्यक्ष हो, हर पार्टी में तय है ये कि वो एक शाही खानदान से आएंगे। चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो तो वो तो जानी मानी जाती है, चाहे वो बीएसपी हो। हम जानते हैं कि मायावती जी के बाद उनके भतीजे सब देखेंगे। हम जानते हैं ममता जी किस तरह से अपने कैसे दीदी के और उनका भतीजा जो है सबका सारा कुछ देखता है। हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो साउथ की पार्टियां हों, वहाँ सिर्फ यही चलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र जिसमें परिवारवाद इस तरह से नहीं चलता। और देखिए कहाँ से आए हैं प्रधानमंत्री, कितनी मेहनत करके। एक कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत की इतने हौसले अफजाई हो सकती है, और वो सपने भी देख सकता है कि वो कुछ भी बन सकता है, और ये दिखा दिया गया है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी को, मनोहर खट्टर जी को, आप देखिए, इनके नाम कोई जानता नहीं था। इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले राष्ट्रीय तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन आप देखिए ये अवसर मिला है, और आप और पार्टियों को देखिए, सब जानते हैं कि भाई मुलायम सिंह जी के बाद उनका जो है सपूत वही संभालेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तिवारी जी, ये आरोप आप पर है, और उन्होंने दूसरी बात और प्रधानमंत्री जी अगर इसका जिक्र जी, मृत्युंजय तिवारी जी, ये आरोप आप पर है परिवारवाद का। और दूसरी बात मैं आपको और जोड़ दूं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा पाकर बाहर आए हैं उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। ये बात लालू जी के बारे में, क्या ऐसा कर रही है आपकी पार्टी? देखिए दीपक जी, एक बात स्पष्ट है, जो हमसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं वो ये कैसेट तो लगातार बजा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में भी बिहार में यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। लेकिन जनता के आशीर्वाद से आज सबसे बड़े दल के रूप में लालू प्रसाद जी की पार्टी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद हमें है, हमारे नेता को है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर जनता के लिए गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा आज जन जन के नेता है लालू प्रसाद जी, आखिर जनता के आशीर्वाद से है। लेकिन जिस साजिश और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया, यही बीजेपी पार्टी है, जिनके पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी थे, उनके घरों में क्या मिले थे आपको पता है? और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक एक उदाहरण है हमारे पास। अगर दीपक जी, भ्रष्टाचार का देखने का नजरिया एक तरफ का नहीं हो सकता है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बड़ी हंसी आती है। आज गृह मंत्री जी के नहीं, हंसी क्यों आती है आप बताइए ना? आपका भ्रष्टाचार नहीं है? आप नहीं, मतलब चारा घोटाले के चलते लालू जी जो जेल काट रहे हैं और जेल काट कर आ रहे हैं, उसके लिए आप बात कर रहे हैं। और आप कितने आराम से और कितने फक्र के साथ उनके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं, और चाहे उनकी जो अपनी, मतलब मुझे ये आपके हिसाब से ये लोकतंत्र है, आपके ये लोकतांत्रिक है? भारतीय जनता पार्टी कि लालू जी जेल में है और उनके नेता वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जाते हैं। आपको लगता है ये लोकतांत्रिक है? लालू प्रसाद जी को अपना आशीर्वाद दे रही है।
तो लोकतंत्र में जनता अरे ने भैया फैसला कोर्ट में सुनाएगी। लगाए हैं, आप- कोर्ट में साबित हुए हैं आप तो- चार्ज, आपके पूरा बंगाल कोर्ट में भी- नहीं जनता नहीं आप साबित तो करती है, बंगाल कोर्ट में साबित भी करता है। ईडी, सीबीआई और सबको लगा रहे थे केंद्रीय एजेंसियों को। क्या हो गया? जो लोग उस समय टीएमसी में थे, बीजेपी में आए, ठीक हो गए। जब तक टीएमसी में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी रेड मार रही थी, और जैसे ही बीजेपी में आ इतना गए, सरलीकरण वो ना ठीक हो कीजिए गए। चीजों का। आज भी नहीं भ्रष्टाचार का इतना सरलीकरण ना कीजिए भाई साहब, इतना सहज रूप से नहीं, इतना भ्रष्टाचार है, याद रखिएगा। नहीं और इसका और अगर लालू जी चारा घोटाले के चलते अगर चार्जेस सबूत और आरोप जो है आरोप साबित हुए, इसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है, बड़ा आसान है कह देना। जैसे ही आपके साथ चले जाएंगे वो हरिश्चंद्र हो जाएंगे क्या? जब तक आप हमारे पार्टी में लोग रहते हैं जी तो नहीं, सच तो ये है कि आपने हमेशा तो नीतीश सच तो कुमार ये भी है हम कि लोगों के आपने साथ थे। हमेशा आइडेंटिटी, नीतीश इंसान कुमार के भी हम मजहब लोगों के साथ आए को और थे। इंसान के तो उस मजहब समय को नीतीश और कुमार जी उसके तो जात को ठीक है। इस्तेमाल किया है। अब फिर आपके साथ चले गए तो- जात पात की राजनीति मजहब की, जात और पात इसीलिए की बिहार राजनीति दोनों ने अपने अपने पॉइंट रखे, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रखे। मैं दर्शक के पास चलता हूं, उनका फैसला लेता हूं, वो क्या सोचते हैं। प्रसन्न कुमार शुक्ला जी क्या कहेंगे आज के बहिष्कार के बारे में? नमस्ते दीपक जी। सर्वप्रथम यह जानने की जरूरत है कि संविधान लागू हुए 72 वर्ष हो गए हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष मना रहे हैं, और ऐसे में ये बड़ी विडंबना है कि जो एक देश का संवैधानिक कार्यक्रम था वो किसी दल विशेष का नहीं था, बल्कि सेंट्रल हॉल में आयोजित किए जाने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रम का बहिष्कार आज हमारे देश की ये विपक्षी दलों की है, जिन हम समाजवादियों की बात कर रहे हैं। क्या राम मनोहर लोहिया और जेपी ने संविधान की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज उनके तथाकथित अनुयायी 4 वोट के लिए संविधान की पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब सीएए 370 किसान कानून जैसे कानून संसद में पारित किए गए, उस समय विपक्ष के एक भी सांसद ने इनके विरोध में नहीं बोला। ये लोग हंगामे करते रहे, बेंच तोड़ते रहे, वहां पर कागज फाड़ के फेंकते रहे। यह समस्या खड़ा करने की बजाय समस्या का समाधान के लिए संसद बना है। इसके पहले पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, नहीं, भरपूर मौके दिए गए, पूरा देश जानता है। लेकिन आज यह अवसर था कि हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं एकजुटता दिखाते, जो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है वह दर्शाते कि हाँ, हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं, और अगर इस देश का कोई भलाई चाहता है, हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, तो हम भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद में जाकर के अपनी बात रखेंगे। ठीक है, मैं अवनीजेश जी और आशुतोष और विवेक जी को अब आमने सामने करता हूं। अवनीजेश जी, सबसे पहले विवेक जी का सवाल, और सवाल बड़ा सीधा, क्या हिंदुत्व के बारे में आप कहेंगे कि हिंदुत्व गलत अवधारणा है? ये विवेक जी का सवाल है। साधना, मैं आ रहा हूं आपके पास। ऐसा ही है, ये सलमान खुर्शीद और शशि थरूर कह रहे हैं, और बहुत बार जवाब दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसलिए संविधान के खिलाफ कौन है आप जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के पश्चात, निर्णय के पश्चात भी विवेक श्रीवास्तव अगर उस पर सवाल उठाते हैं तो संविधान के खिलाफ वो हुए। इन्होंने कहा कि हमें चीनी और विदेशी और देशद्रोही कहा जाता है। भैया इसलिए कहा जाता है 1962 के युद्ध में आपकी पार्टी ने भारतीय फौज को रक्तदान करने से मना किया और चीन के लिए चंदा इकट्ठा किया। भैया देखो बोले, मुझे मालूम था, अभी बता रहा हूँ आपको। अरे दूसरी बात बता रहा हूँ, उससे भी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोलते? उससे भी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। गोडसे के बारे में बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलेंगे। आप बोलिए सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा। आप बोलिए सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा। क्योंकि मैं सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ संविधान को मान, सुन तो लीजिए ना। चाहता हूँ ये बोलते हैं देश सेकुलर रहेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर ने लिखा है। अरे सिर्फ एक लाइन आप बोल दीजिए। हाँ, अरे मैं कहता सर जवाब इतना लंबा नहीं चाहिए, आप एक लाइन बोल दीजिए। देश था, है, रहेगा, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। अरे चीनी चमचों, अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर हिम्मत नहीं है बोलने की। आपके बारे में क्या थे उनके शब्द? आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते नहीं हैं। अम्बेडकर जी के शब्द ही बताए थे आपको। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करिए। सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे बन रहा है। मैं दीपक जी आप कभी कम्युनिस्टों पे जा रहे हैं, कभी 1962 में जा रहे हैं, कभी 1947 में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज का आरएसएस हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस करेगा या नहीं? आज का आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है
सेकुलरिज्म को मानता है या नहीं, आप बताइए। मेरा सीधा सवाल है, आज का आरएसएस 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर कॉन्सेप्ट को मानता है या नहीं? और डू यू बिलीव इन हिंदू राष्ट्र वेयर माइनॉरिटीज आर सेकंड ग्रेड सिटीजंस? बताइए आप मुझे, मैं नहीं जा रहा गोडसे पे भी। 2021 के आरएसएस की नीति बताइए मुझे आप। अब आप चुप हो गए। यू बिलीव इन अ सेकुलर इंडिया और यू डोंट बिलीव इन अ सेकुलर इंडिया? अरे भैया, मुझे मालूम है आप नहीं विश्वास करते हैं उसमें। अरे दीपक इसको चुप करवाइए नहीं। जवाब सुन लीजिए, अब नीचे जवाब दीजिए। ये मॉडरेट कर रहे हैं आप जी? नहीं बोलवाने तो बोलिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं था। तब भी वो संविधान धर्मनिरपेक्ष भी था और समाजवादी भी था। है या नहीं? ये देखिए, सेक्युलर देश है या नहीं? मैं क्या ये देश सेकुलर रहेगा या नहीं? दीपक इसको बुलवा लीजिए, मैं चुप हूं, इसको बुलवा लीजिए। सुन लीजिए उनकी बात। चलिए फिर मैं दोनों की इस बहस से निकल रहा हूं। आप दोनों नहीं तो मेरे को मत बुलाया करो। बोलने तो देखो, आपको अगर यही करवा रहा है तो मुझे कृपा करके मत बुलाया करो। एक लाइन पूछी है मैंने इनसे। मैंने कहा कि भारत का संविधान अरे डर के मारे जी सेकुलर है। डरते तुम 1962 में चीन को पैसा देने वाले तुम डरते हो, मैं डरूंगा? आप डर के मारे ऑल दीज इयर्स मैं दीपक जी, मेरा प्रश्न सरल है। अच्छा विवेक जी, आपका सवाल हो गया ना, जवाब तो ले लीजिए, बोलने तो दीजिए, नहीं तो मैं दोनों से हट रहा हूं। ऐसा तो मत करिए, आप दोनों समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। दीपक जी, अगर आपको यही करना है तो मुझे मत बुलाइए फिर। हाँ ना, ठीक है। आपको दोनों को हटाना है तो मत मुझे बुलाइए ना फिर। मैं तो आपके पास नहीं आता हूं ना। मैं ये कह रहा हूं, रुक जाइए, मैं दोनों से बाहर निकल रहा हूं और सीधे आशुतोष के पास जा रहा हूं। आशुतोष, क्या आपको लगा कि आज का भाषण पॉलिटिकल था, जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं? प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी, तो पॉलिटिकल भाषण नहीं देंगे तो क्या भाषण देंगे? प्रधानमंत्री को आज के मौके पे जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, अगर आप निकाल के उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से वो एक राजनीतिक भाषण था और इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक बात करेंगे, सीधी सी बात। हम क्यों कहें कि पॉलिटिकल भाषण था? पॉलिटिकल भाषण नहीं था। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि मैंने तो अवनिजेश जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, उन्होंने अपने भाषण में 9 बार मेरा नाम ले लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो मुझे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और मेरी बातों पर इतना तवज्जो करते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है परिवारवाद को लेकर। अभी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन क्या विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दुष्यंत सिंधिया, इस बारे में कभी चर्चा होगी कि नहीं चर्चा होगी? राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम दुमल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, जय शाह, प्रमोद महाजन, उनकी बेटी मुंडे और उनकी 2 बेटियां, पीयूष गोयल और उनके पिताजी, तो वीरेंद्र भाटिया और उनके बेटे। यहां तो आरएसएस में भी देख लो, मोहन भागवत के पिताजी भी आरएसएस में थे, अच्छे पद पर थे। और एमजे वैद्या के जो बेटे हैं मनमोहन वैद्या, वो भी है। परिवारवाद है कहां? नहीं। जो ये सवाल खड़ा किया जाता है, या तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने संविधान में लिख दे, जो आम आदमी पार्टी ने एक जमाने में अपने संविधान में लिखा था, जिसको वो भूल गई, कि भाई हमारी पार्टी के अंदर एक परिवार से सिर्फ एक आदमी की सदस्य रहेगा और एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात स्पष्ट कर दे तो साफ हो जाएगा कि परिवारवाद में उसको यकीन है या यकीन नहीं है, लेकिन वैसा नहीं करेगी। आशुतोष का आरोप है, उन्होंने उदाहरण दे दिए कि आपकी पार्टी भी पूरी तरह परिवारवादी है। और फिर मैं शासना के पास जाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप नहीं, आपने सबको बहुत मौका दिया है, मैं पूरी बात सुन रही हूँ सबकी। नहीं, तो मैं यही बात मैं फिर से रिपीट करूंगी, शायद आशुतोष जी सुन नहीं पाए ना। हाँ, शायद उनको सुनने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा सिर्फ एकमात्र पार्टी भाजपा है जिसमें आप कह नहीं सकते कि इसका अध्यक्ष, इसका लीडर, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, कि पूरी की पूरी पार्टी जो है प्राइवेट कंपनी की तरह या जाती विरासत की तरह होगी, उसकी किसी की होगी। पार्टी के लोग और उनके बेटे और उनकी बेटियां होंगी, लेकिन आप देखिए एक एक करके कौन किस अध्यक्ष के बाद, किसी को आइडिया था या पहले से तय था कि अमित शाह जी के बाद नड्डा जी बनेंगे, या जब अमित शाह बने थे अध्यक्ष उनसे पहले उनके बाद अमित शाह आएंगे? और क्या पहले से कभी तय था कि एक ही पार्टी जो है पूरी तरह से वो उस विरासत की तरह से, एक जाति साम्राज्य की तरह से चलाएगी, एक अपने
पूरे उसको, और चाहे जो भी जितना भी मेरिट हो किसी और में, वो कभी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में या प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं सामने आ सकता, सिवाय उस पार्टी के। मैं उसकी बात कर रही हूँ, सिवाय उस परिवार के मैं उसकी बात कर रही थी, तो आपने सुना नहीं। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ, हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं जिनके पिता और उनके घर के लोग एक ही खानदान के हैं और 2 लोग हैं उसमें, वो सही बात है। लेकिन हम बता रहे हैं जैसे कि गांधी परिवार में है, या फिर अखिलेश या मुलायम की पार्टी में है, या फिर और पार्टियों में है, तो मैं उसका जिक्र करी थी। और दूसरी बात, आप कह रहे थे आपका नाम लिया गया, आपका नाम नहीं लिया गया। आपका नाम उन्होंने किस संदर्भ में लिया? उन्होंने BR अम्बेडकर के संदर्भ में लिया कि उन्होंने किस तरह से कम्युनिस्टों को डिस्क्राइब किया है, उनके बाद उनका वर्णन किया है कि उनका क्या काम है। उसको आपने सिलेक्टिव तरीके से जिक्र किया बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, तो वो उसको उस सिलेक्टिविज्म को वो मैं सीधे अब बता रहे थे आपको, सबके हाथ उठ रहे हैं, मुझे पता है, सब इस डिबेट में आना चाहते हैं, लेकिन साधना भारती के साथ नाइंसाफी होगी अगर मैं उनको मौका नहीं दूंगा। साधना, परिवारवाद सबसे गंभीर आरोप अगर किसी पर लगता है तो गांधी परिवार और कांग्रेस पर लगता है, और प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में यही कहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या परिवारवाद से निकल पाएगी कभी कांग्रेस? सबसे पहले तो सबसे पहले तो देश की बहस में आदरणीय दीपक जी, बड़ी सार्थक बहस चल रही है, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ लगातार। उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेंगे। मैंने बड़ी शालीनता से सबको सुना और सबका उत्तर भी मैं जल्दी जल्दी से दे देती हूँ। सबसे पहली बात, गैर लोकतांत्रिक असंवैधानिक क्या होता है? जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित देश के किसानों को भी चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में, देश की जनता को भी चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। तो आज जब संविधान दिवस का देखिए सम्मान होना चाहिए, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान दिवस पर मुझे लगता है सबसे पहले तो विपक्ष का ही अपमान किया भाजपाई सत्ता पक्ष ने, जो कि उन्होंने एक फॉर्मल सा इन्विटेशन तो दे दिया, मगर संविधान का सबसे बड़ा अधिकार होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगर हम जाते तो क्या करने जाते? गॉडसेवादी भाषण को सुनने जाते, या फिर आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वहां बैठी थी, जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देश की संसद में ही देशभक्त बता दिया था, और मोदी जी आहत भी बहुत हो गए थे और ये भी कह दिया था कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। वो बात अलग है कि भाजपा की अम्मा जान आरएसएस के दबाव में आज तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए मोदी जी। तो क्या हम जो गॉडसेवादी गैंग के जो गुर्गे हैं, जिस तरह से गॉडसेवादी भाषा का उपयोग करते हैं, क्या इनकी आज संवैधानिक जितने इन्होंने कानून लाद दिए लगातार, उनके ऊपर तालियां बजाने जाते क्या हम संविधान दिवस के अवसर पर? मैं ये सवाल सबसे पहले पूछती हूँ। शाजिया इल्मी जी कह रही थी कि बड़ी हंसी आ रही थी उन्हें भ्रष्टाचार पर। अरे हंसिए मत, शर्म कीजिए, आप शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण ने सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली रक्षा सौदों में खाई थी। येदियुरप्पा आपकी पार्टी में इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज करने का निर्देश दिलाया। और आप जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाते हैं, मुझे बस एक सवाल का आज जवाब दे दे शाजिया इल्मी कि उत्तर प्रदेश में आपने संजय निषाद से आपका देखिए, आप एक तो आपका जब चीखना खत्म हो जाए ना, आपका चीखना चिल्लाना जब खत्म हो जाए मैडम, तब मैं बात करूंगी। जब आपका चीखना चिल्लाना, आपका जब चीखना चिल्लाना जब खत्म हो जाएगा ना, तब मैं जवाब दूंगी। शाजिया इल्मी, और शर्म करने का काम कीजिए। चीखिए, दिखाइए आपका क्या है, आपका चरित्र क्या है, दिखाता है। ये आपका चीखना इस तरह से बहुत दिखा रहा है आपका जो जी आप किस तरह से बात कर रही हैं। सरकार के कान पे तो जूही नहीं रेंगती, चीखेंगे। बताइए, राम को पुत्र मानते हैं कि दशरथ का नहीं मानते? बस इतना बता दो, राम जी को दशरथ का पुत्र मानते हैं आप? अगर मानते हैं तो गठबंधन तोड़ेंगे। आप चीखिए, जितना आपको चीखना आप चीखिए। जब आपका हो गया, खत्म हो गया भाषण करने बोलते हैं, जाति और धर्म को धंधा बनाने में। देखिए, बता दीजिए आप। अरे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपके कानों में छेद कर देंगे कि सुनाएंगे। ये संसद में बैठे हैं जो आतंकवाद के आरोपियों को बिठा रखा है, सुनना तो पड़ेगा शाजिया इल्मी जी। जब 11 संवैधानिक कानून बनाएंगे, काले कानून थोपेंगे, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा, घोषित कर दिया। अरे जब खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा मैडम, जब खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप कहना क्या चाह रही हैं। समझ में नहीं आ रहा, लगातार मत बोलिए। शाजिया का जवाब ले लीजिए प्लीज, शाजिया का जवाब ले लीजिए। आपकी खामियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं, तो आप जवाब बताओ। मैं जानती नहीं हूँ ये कौन है और किस पार्टी से, जवाब बताइए आप कि राम को दशरथ का पुत्र मानती है कि नहीं मानती, पहले ये बता दे।
राम को दशरथ का पुत्र मानती हैं आप शाजिया इल्मी? अच्छा शाजिया रुक जाइए, अब साधना रुक जाइए, शाजिया को जवाब देने दीजिए। अच्छा ये आपने सवाल पूछ लिया ना। कांग्रेस पार्टी की ये जो बहुत ही उत्तेजित ये जो है मेरी एक महिला साथी जो बहुत ही उत्तेजित और परेशान नजर आ रही हैं, इनसे मैं कहूंगी विनम्रता से इतनी बौखलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी से सब छोड़-छोड़कर अब टीएमसी में जा रहे हैं, तो आपको इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाइए किसी महिला को। महिला साथी का तो बड़ा आपने प्रेज कर दिया महिला साथी को। भाजपा की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनेगी कभी नहीं बनेगी। साधना स्ट्रीट फाइट नहीं करते ना, स्ट्रीट फाइट नहीं करते। अरे बहुत लड़ने के मूड में आप हैं, सुनिए पता नहीं आपसे किससे लड़ाई हुई है। मैं सबको मौका देता हूं, आपको मेरी आदत पता है, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक मेरी मजबूरी है। शुभम द्विवेदी लखनऊ से मेरे एक दर्शक, शुभम क्या कहेंगे आज के मौके पर? जी सबसे पहले तो दीपक जी जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशुतोष जी जो कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद, तो मोदी जी ने परिवारवाद कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि परिवारवाद गलत नहीं है। अगर परिवारवाद में किसी एक योग्य व्यक्ति या काबिल व्यक्ति को जगह दी जाती है तो वो पार्टी में परिवारवाद गलत नहीं है। लेकिन उस उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के इस तरह दिखाया गया कि उन्होंने सिर्फ परिवारवाद, जैसे कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर ही वो किया हो, और जैसे कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है तो श्रीमान जी अखिलेश यादव जी, इनके ऊपर 5 सीबीआई केस चल रहे हैं और ये संविधान का बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुभम यहीं पे रुकता हूं, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आशुतोष के फैन चारों तरफ है, देखिए लखनऊ से शुभम भी मिल गए, मैं भी आशुतोष का फैन हूं। एक बार आशुतोष को दिखाइए और हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्रेक लेते हैं, आगे की डिबेट अच्छी होगी। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस मनाया गया। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को ही संविधान को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने एक्सेप्ट किया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन देश गणतंत्र बना था। 2015 में मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में जब कार्यक्रम हुआ तो विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। उनका तर्क ये था कि ये सिर्फ एक पार्टी का कार्यक्रम बन के रह गया है, विपक्ष को उचित सम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो नहीं गए। इसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, और अवनीश अवस्थी जी, आरएसएस के जानकार, प्रोफेसर और राजनीतिक चिंतक। लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक ब्रजेंद्र धाकड़ शिवपुरी से। ब्रजेंद्र, क्या उचित हुआ या अनुचित हुआ, आपका क्या तर्क है? सर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि देश का आईना हमारे संसद के सभी नेतागण होते हैं, जिनको जनता ने चुनकर वहां भेजा है। और आज भारतवर्ष के हर एक कॉलेज, हर एक गलियां, हर एक स्कूलों में जब संविधान दिवस मनाया गया और इतनी बड़ी संसद में यदि विपक्ष के लोग उसका बहिष्कार करते हैं तो यह बहुत ही निंदनीय है और मैं इस चीज का बहुत ही कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है शाजिया, आप बताइए। साधना ने कई सारे सवाल उठाए थे, आप जवाब देना चाह रही हैं। देखिए जी देखिए, जाहिर सी बात है सोनिया गांधी जी की पार्टी से की प्रवक्ता हैं, तो जो और खुद कांग्रेस पार्टी गंगोत्री है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद का नाम और कांग्रेस पार्टी का नाम एक ही है, तो जाहिर है उनको बहुत सहानुभूति होगी आरएलडी से और लालू प्रसाद यादव जी से, और चार घोटाले के मामले में वो जो जिस प्रकरण में वो फंसे थे। और क्योंकि दोनों ही ये सारी पार्टियां क्योंकि एक बेल एक्सप्रेस पर सवार हैं, जेल से बचने के लिए बेल लेकर, तो जाहिर है मुसाफिर हैं, साथ में एक ही यात्रा कर रहे हैं, तो उनका सारा मुकाबला ही है। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ साधना जी का गुस्सा और उनकी बौखलाहट, लेकिन ये भड़ास जो है, आप सारी भड़ास जो है, आप जनता का ना खोलिए, आपकी पार्टी की गलती है कि उन्होंने देश को लूटा है, ये तो देश को लूटा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि नहीं? और आप जो है बौखला कर, क्योंकि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और बुनियादी फायदे जो हैं, एक बुनियादी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, एक महिलाओं के लिए शौचालय, आम इंसान के लिए पीने का पानी, गरीब इंसान के लिए कम से कम खाने का पानी का राशन, आप वो तो कर नहीं पाए, अपना घर इतना भरा। और आप जैसे लोग जो हैं, जो इस तरह से अन्न भक्ति करते हैं, और आप लोग इतने
और सुनिए किस बात का गुस्सा है कि आपको लूटने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा महिला मुख्यमंत्री देगी क्या अगर चुनाव जीतेंगे तो? अच्छा, साथ में एक एक करके लगातार आपके सुनिए, आपके लीडर को अब लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। सुनिए, आपने बहुत ज्यादा लूटमार की देश के रिसोर्सेज को, सारे संसाधन को आपने क्या कुछ किया। कोयला खदानों से लेकर एयरवेव से लेकर स्पेक्ट्रम से लेकर हर एक चीज का LIC मुंद्रा स्कैम जीप से लेकर, चाहे वो पनडुब्बी हो चाहे वो जीप हो, ऐसा कोई वाहन नहीं, ऐसा कोई भी संसाधन नहीं जिसमें आपने घोटाले नहीं किए। और गुस्सा आ रहा है आपको कि लूट नहीं पा रहे हैं और आप लोग, इस बात का गुस्सा बहुत है मैडम। साधना मैडम बेल पर घूम रहे हैं आपके लीडर, बैलगाड़ी पर चुनाव पर घूम रहे मैडम। अरे साजिया मैडम घूम रहे हैं यूपी में आप महिला गाड़ी पर अच्छा नहीं लग रहा है साधना जी, ये मैडम के चक्कर में बता ही पाएंगी कि क्या कोई मैडम चौकीदार जो है देख रहा है। समझ में आया पिछली बार क्या बोला था आपने चौकीदार के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके शहजादे को, आपके शहजादे को क्या बोला, शहजादे का साहिबजादे को, आपके बिगड़ैल शहजादे को क्या जवाब ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे नहीं, दोनों सम्मानित मेरी महिला प्रवक्ताएं हैं, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे मत करिए, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं, मत करिए। मैं सीधे अवनीजेश अवस्थी जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके सवाल का जवाब अवनीजेश अवस्थी जी जो दे रहे हैं आप शांति से सुन लीजिए प्लीज। अवनीजेश जी बोलिए कि क्या वो हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस करेंगे आज की तारीख में, और क्या आरएसएस संविधान को मानता है? बताइए अवनीजेश जी। दीपक जी, मैंने बड़ा साफ स्पष्ट रूप में कहा, संविधान को जिसने नहीं माना उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं, उसका प्रमाण भी दे सकता हूं। 22 फरवरी 1949 को क्या हुआ था ये मैं इनसे पूछूंगा। क्या योजना थी 22 फरवरी 1949 की? ये इनको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको किताब से पढ़ करके बता दूंगा, अपने किसी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर के द्वारा। हिंदू, आप ये देखिए कि जो राष्ट्र, जब तमाम राष्ट्र, मैं दे रहा हूं ना, आप सुनते, धैर्य तो रखिए ना, धैर्य तो रखिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा भारत के स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी संप्रदाय के खिलाफ या माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां तानाशाही है, वहां इस्लामी राष्ट्र है। भारत कभी नहीं बना। भारत बहुसंख्यक होने के कारण हिंदू राष्ट्र अपने आप को हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हिंदू स्वभाव से सभी धर्मों का, और आप चाहें तो मैं ये बार बार नाम लेते हैं परम पूजनीय गोलवलकर जी का, आप चाहें तो मैं उनकी किताब से उनके लिखे हुए शब्द सुना सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू वही हो सकता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। अगर कोई भी व्यक्ति बाकी धर्मों का सम्मान नहीं करता, गोलकर जी ने तो कहा था देश का दुश्मन मुसलमान है अंग्रेज। दूसरी बात, आप तो लड़े ही नहीं अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए देखिए दीपक जी, आप मुसलमानों और इस्लाम को अपना दुश्मन समझते थे। दीपक जी, आपने कहा आपको भी मौका दूंगा, अवनीजेश जी आप एक बार बोल दीजिए ना, ये देश सेकुलर रहेगा। जी के पास आऊंगा काउंटर आर्गुमेंट के लिए। अवनीजेश मैंने कहा मेरे पास सेकुलर रहेगा देश। अरे देश सेकुलर ही है, और इसी कारण है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए सेकुलर ही रहेगा। वो आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, मैं आप लोगों को ये बता दूं दीपक जी, 1955 में मजरू सुल्तानपुरी ने एक गाना लिखा था, 1 साल आर्थर रोड जेल में रहे थे, और संविधान का सबसे पहला दुरुपयोग 356 का कम्युनिस्ट सरकार, केरल में कम्युनिस्ट सरकार नंबूदरीपाद की सरकार को भंग करने का काम पंडित जी ने किया। पहली बार सरकार गिराई थी संविधान का। आज कुछ भी कह लेंगे, इतिहास थोड़ा बदल देंगे, इतिहास नहीं बदल सकते। हिंदू राष्ट्र के मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। अच्छा, मैं एक तर्क देता हूँ, मुझे एक बार बताइए, अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा तो क्या एक सेक्युलर राष्ट्र बनेगा या एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? बताइए मुझे कोई ऐसा राष्ट्र बता दीजिए जो जिसमें मुसलमान मेजोरिटी में हो और वो सेक्युलर स्टेट हो। कोई ऐसा राष्ट्र बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए पूरी दुनिया में, एक नाम बताइए पूरी दुनिया में। कभी नहीं बनेगा।
ये पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। यहाँ का मुसलमान, अरे यहाँ सर, का मुझे मुसलमान एक नाम सेकुलर बताइए है, ना। यहाँ का मुसलमान मुझे हिंदुओं के किसी साथ रहने के एक लिए ऐसे तैयार हुआ देश था का नाम 1947 बताइए। के बाद। अरे विवेक जी, हालांकि मेरा वो कम सवाल तो संख्या में सुनिए। थे। आप एकल करते रहते हैं, सिंगल एक्ट का जमाना चला जा चुका है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, मुझे किसी ऐसे देश का नाम बताइए पूरी दुनिया में जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान हो और वो एक सेक्युलर देश हो, एक नाम। जी नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात को। देख ना नाम बताइए ना, सवाल ही है या आप नहीं मुझे है, वो धर्म बताइए, बता नाम दीजिए बताइए, जिसमें नाम एक बताइए या particular नहीं है जाति तो का बताइए, आदमी कोई पूजा देश करवाए। नहीं है, सब नहीं, इस्लामिक आप बताइए स्टेट्स ना। हैं। आप एक ही, आप सर मेरी बात सुनिए। आप एक दीपक जी, आपने एक देख तक लिया आप ऐसे सीमित व्यक्ति रह को? गए, क्योंकि आपने ये औरों के बीच में बोलता convert आदमी। नहीं होने दिया। आपने ये कहा ये ब्राह्मणों का औरों के साम्राज्य बीच में बोलता है, अब आपके ये सवाल क्या का बात जवाब तक नहीं दे है? रहा। अरे मैं आपसे एक सीधा मंदिर सवाल कैसी पूछ बहस रहा कर रहा हूँ, हूँ? आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका आपने जवाब नहीं दे मंदिरों के ऊपर भी रहे। copyright एक दिया। देश का नाम बता आप नहीं दीजिए पहले- जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में हो और वो सर, सेक्युलर देश हो, मैं- एक देश ये का मेरा नाम। देश है, ये सेक्युलर है। नहीं सर, मैं किसी एक देश का नाम पूछ रहा हूँ, नहीं आप सर, सोच लीजिए कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहा हूँ मैं आपके आपका साथ, सवाल इसलिए बताइए, गलत है, इनाम भी मिलेगा आपको। वहां डेमोक्रेसीज नहीं है, वहां डेमोक्रेसीज नहीं है। अब वहां पे डेमोक्रेसी भी नहीं रह गई, धर्मनिरपेक्ष नहीं, आप चाहें तो फोन में फ्रेम कर सकते हैं, इसको लोकतंत्र करेंगे। भी नहीं है वहां पर। नहीं, यहाँ हिंदू सऊदी सुनिए, अरेबिया या दीपक हिंदू जी। पाकिस्तान नहीं चाहिए। दीपक इनसे यहाँ कहीं हिंदू फोन पाकिस्तान फ्रेंड नहीं कर ले। चाहिए। ना फोन में फ्रेंड कर लीजिए ना, देश का नाम पूछ लीजिए। फोन कर ले। विवेक भाई दीपक जी, पूछ लीजिए देश का आपके नाम, दर्शकों को, जहाँ पर मुस्लिम आपके बहुसंख्यक दर्शकों को इसकी मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन हो गया है। ये पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी हैं ये लोग। सर वहां पर ये भाजपा को अपना परिवारवाद नहीं दिखता। कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, उनके पोते संदीप सिंह उसका और आप दीपक गोयल, बैलगाड़ी और में यहाँ घूमिए पर मैडम, दुष्यंत आप सिंह, मुसाफिर बनकर सुनिए, इनको भाजपा आप बैलगाड़ी, आप बैल को नहीं है ना। हाकिए। अच्छा बैलगाड़ी में विवेक जी, बैठे। ये तो मान लीजिए कि ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में और वो सेक्युलर हो, मान लिया ना आपने, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, मान रहे मेरी इस बात को? इसलिए क्योंकि अभी गल्फ के देशों में डेमोक्रेसीज नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी आएगी तो सेक्युलर देश बन जाएंगे। सेकुलरिज्म आएगा। जहां डेमोक्रेसी नहीं है, अच्छा, चाइना सेक्युलर है क्या? मतलब लोकतंत्र भी नहीं है। अच्छा ये बताइए ना, चाइना सेक्युलर है क्या? चाइना सेक्युलर, लोकतंत्र भी अरे नहीं है। विवेक जी बताइए, चाइना सेक्युलर है क्या? नहीं, आप सुनिए सर। नहीं, चाइना सेक्युलर है क्या? जी बिल्कुल सेक्युलर है। तो फिर मुसलमानों को सुअर का मांस क्यों खिलाता है वो? सेक्युलर है। चाइना में मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? शिनजियांग में बताइए ना। सेकुलरिज्म है। अच्छा मुझे बताइए ना, शिनजियांग में फिर मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? जहां आतंकवाद फैलेगा, चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुसलमान आतंकवाद हो, एक्शन लिया जाएगा। एक्शन धर्म के हिसाब से नहीं होगा, धर्म के हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम्युनिस्ट देशों के अंदर जो कानून के विरोध में है। चलिए ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, मेरे पास वक्त इतना ही है। और साधना में आपको जरूर बुलाऊंगा उस दिन जिस दिन हम इस विषय पर डिबेट करेंगे, यूपी के मुद्दे पर। क्या संविधान दिवस समारोह का विरोध करना सही है? यस कहना है 12% लोगों का और नो कहना है 88% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।